हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ डिफरेंट लार्वल स्टेजेस के बारे में जो कि हमें डिफरेंट एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं टॉर्नेरिया लार्वा के बारे में। तो टॉर्नेरिया लार्वा हमें किस में देखने को मिलता है? बैलेनोग्लॉसस में देखने को मिलता है, जो कि हेमिकॉर्डेटा का मेंबर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, जो टॉर्नेरिया लार्वा होता है वो किस में मिलता है? बैलेनोग्लॉसस में मिलता है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है और ये हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं हेमिकॉर्डेटा के लार्वा का, यानी कि बैलेनोग्लॉसस के लार्वा का, जिसे हम टॉर्नेरिया लार्वा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो टॉर्नेरिया लार्वा एक सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है फाइलोजेनेटिक डिस्कशंस में, और ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में। अब ये क्यों रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है तीनों के बीच में, ये जान लेते हैं। सबसे पहले इसके लार्वा का जो अपीयरेंस होता है वो स्टार फिशेस के बाइपिन्नेरिया लार्वा से मिलता जुलता होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैलेनोग्लॉसस का टॉर्नेरिया लार्वा है वो स्टार फिशेस के बाइपिन्नेरिया लार्वा से मिलता जुलता होता है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं कि स्टार फिशेस का लार्वा का क्या नाम है, बाइपिन्नेरिया लार्वा, और दूसरा टॉर्नेरिया लार्वा किससे रिजेंबल करता हुआ होता है? स्टार फिशेस के बाइपिन्नेरिया लार्वा से। फिर यहाँ पे बात करते हैं स्पॉन्जेस के लार्वल स्टेजेस के बारे में। तो यहाँ पे दो लार्वा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो पेरेनकाइमुला और दूसरा एम्फीब्लास्टुला। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं जैसे कि आपके ल्यूकोसोलेनिया है, स्काइफा है, जिसे हम साइकॉन भी कहते हैं, ये स्टेशनरी एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये एक जगह स्थिर होते हैं, ये मूवमेंट नहीं परफॉर्म करते। इस वजह से इसमें लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती हैं जो कि डिस्पर्सल में यूज़ होती हैं। और इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। जब भी कोई एनिमल डेवलपमेंट करने के लिए, एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए लार्वल स्टेज का यूज़ करे तो उसे इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। और जो रिवर्स हो, यानी कि अगर लार्वल स्टेज नहीं यूज़ कर रहा है तो फिर डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लार्वल स्टेजेस के बारे में, जैसे कि एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला लार्वा जो होता है वो स्पॉन्जेस में हमें देखने को मिलता है, ये तो हम जान ही लिए हैं। सीलेंट्रेट्स में यानी कि नाइडेरिया में जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वो होती है प्लेन्यूला, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एफाइरा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हाइड्रुला और स्काइफेस्टोमा लार्वल स्टेजेस भी हमें नाइडेरिया में देखने को मिलती हैं। फिर आते हैं हेलमेंट्स में, जिसमें कि फ्लैट वर्म्स आते हैं, राउंड वर्म्स आते हैं। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलती है? माइरसिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये ऑर्डर इधर उधर नहीं होना चाहिए वरना आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? माइरसिडियम, देन स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया, देन सर्केरिया एंड देन मेटासर्केरिया। उसके बाद ये आपके अलग से हैं, ये एस्कैरस में मिलती हैं, ठीक है, राउंड वर्म में, और ये ब्लैडर वर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट लार्वल स्टेजेस आपको हेलमेंट्स में देखने को मिलेंगी। इकाइनोडर्म्स में आपको ब्रैक्यूलेरिया और बाइपिनेरिया हम जान चुके हैं, हमने देखा बाइपिनेरिया लार्वा रिजेंबल करता है टॉर्नेरिया लार्वा से। और यहाँ पे दूसरी लार्वल स्टेज जो इकाइनोडर्म्स में हमें देखने को मिलती है वो है ब्रैक्यूलेरिया। अब यहाँ पे हम पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला लार्वा में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे पेरेनकाइमुला लार्वा देख सकते हैं आप, ये है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो यहाँ पे ब्लास्टुला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे ब्लास्टोसील मिलती है, ठीक है। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा में क्या मिलती है? ब्लास्टोसील देखने को मिलती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एम्फीब्लास्टुला। इसके अलावा यहाँ पे दो टाइप के सेल्स देखने को मिलती है, एक तो माइक्रोमियर्स जो छोटी सेल्स हैं आपकी, और दूसरी मैक्रोमियर्स जो बड़ी सेल्स होती हैं आपकी। दो टाइप के इसमें सेल्स देखने को मिलती हैं। पेरेनकाइमुला में आप देख सकते हैं इनर सेल मास देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई इट्स नेम इज़ पेरेनकाइमुला। उसके अलावा फ्लैजिलेटेड लेयर देखने को मिल रही है, बहुत सारे न्यूमेरस फ्लैजला दिख रहे हैं आपको जो साइज़ में इनसे छोटे हैं, ठीक है। तो आपके बेसिक डिफरेंस पेरेनकाइमुला एम्फीब्लास्टुला लार्वा में आप देख सकते हैं, दोनों ही फ्री स्विमिंग होते हैं। अब यहाँ पे हम इकाइनोडर्मेटा के लार्वल स्टेजेस के बारे में देख सकते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा में डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एस्टेरॉयडिया है। एस्टेरॉयडिया इसलिए क्योंकि इसमें स्टार फिशेस आती हैं। स्टार फिशेस का नाम अगर साइंटिफिक नाम देखें तो आपका क्या होता है? एस्टेरियास रूबेंस। इससे आप याद रख सकते हैं इसकी क्लास के बारे में। एस्टेरॉयडिया में क्या आती है? एस्टेरियास रूबेंस, यानी कि स्टार फिशेस। तो यहाँ पे दो लार्वा हमने बात किया, बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया, ठीक है। उसके अलावा ये दो इंपॉर्टेंट होती हैं, होलोथेरोइडिया और क्रेनॉइडिया। तो ये ऑरिक्यूलेरिया एंड डोलियोलेरिया इसमें देखने को मिलता है, और डोलियोलेरिया इसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफियोप्ल्यूटस और इकाइनोप्ल्यूटियस के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। जो पूछे जाते हैं वो ये तीनों हैं, ये जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बाइपिनेरिया लार्वा के बारे में। ये स्ट्रक्चर देखा देखा सा लग रहा होगा क्योंकि ये टॉर्नेरिया लार्वा से रिजेंबल करता हुआ हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है स्टारफिशेस में, जो कि काइनोडर्मेटा का मेंबर है। ठीक है। तो ये फर्स्ट, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये फर्स्ट लार्वल स्टेज है किसकी, स्टारफिश की। ठीक है। बाइपिनेरिया लार्वा फर्स्ट लार्वल स्टेज है स्टारफिशेस की। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बाइपिनेरिया लार्वा कैसा होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, फ्री स्विमिंग होता है लार्वा। ठीक है। बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होती है स्टारफिशेस की। उसके अलावा अगर स्टारफिशेस के सेकेंड लार्वल स्टेज के बारे में बात करें तो सेकेंड लार्वल स्टेज आपकी क्या होती है, ब्रैक्योलेरिया लार्वा। ठीक है। फर्स्ट क्या थी, बाइपिनेरिया, सेकंड क्या है, ब्रैक्योलेरिया। तो ये दोनों लार्वल स्टेज हमें किस में देखने को मिलते हैं, स्टारफिशेस में देखने को मिलते हैं। आप इसका रियल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो बहुत सारे आर्म देखने को मिल रही है आपको, प्री ओरल आर्म, एंटीरियर डोर्सल आर्म, ठीक है, पोस्टेरो डोर्सल आर्म, पोस्टेरो लैटरल आर्म्स। तो आर्म्स तो स्टारफिशेस में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो लार्वा जो होता है हमेशा एडल्ट से मिलता जुलता होता है। तो आप लार्वा का अगर स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए तो आप स्ट्रक्चर देखकर भी कभी कभी बता सकते हैं कि ये किस एनिमल का या किस फाइलम का लार्वा है। ठीक है। फिर है ऑरिक्युलेरिया लार्वा। ऑरिक्युलेरिया लार्वा क्या होता है, होलोथेरॉइडिया में देखने को मिलता है। आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऑरिक्युलेरिया लार्वा किस में देखने को मिल रहा था, होलोथेरॉइडिया में। ठीक है। इस दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बाइपिनेरिया के बारे में डिस्कस कर लिया और ब्रैक्युलेरिया के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑरिक्युलेरिया के बारे में। तो ऑरिक्युलेरिया लार्वा होलोथेरॉइडिया में देखने को मिलता है। इसमें आर्म्स एब्सेंट होंगी। ठीक है। सीलेटेड बैंड्स होंगे जो वेल डेवलप्ड होंगे। यहाँ पे सीलेटेड बैंड्स इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्म्स एक भी नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है। यहाँ पे आपको हाइड्रोसील, हाइड्रोपोर, स्टमक दिख रहा होगा, लेफ्ट सोमैटोसील दिख रहा होगा, ऑसिकल्स दिख रहा होगा जो कि रूडिमेंट्री आई की तरह फंक्शन करता है। उसके अलावा फेरिंग्स है, आपका एनस है, इंटेस्टाइन है, ये सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं लेकिन आर्म्स नहीं दिख रही हैं। तो ऑरिक्युलेरिया का फीचर क्या है, आर्म्स आर एब्सेंट। देन बात करेंगे डोलियोलेरिया लार्वा के बारे में। ये भी होलोथेरॉइडिया में देखने को मिलता है, उसके अलावा क्रिनॉइडिया में भी तो देखने को मिलता है। ठीक है। ये ट्रांजिशनल स्टेज है ऑरिक्युलेरिया लार्वा की। ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखना है बीच की कंडीशन है, ट्रांजिशनल स्टेज है ऑरिक्युलेरिया लार्वा की। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लॉचिडियम लार्वा के बारे में, जिसे हम वेलिगर लार्वा के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लॉचिडियम लार्वा हमें किस में देखने को मिलता है, मॉलस्क में देखने को मिलता है, जैसे कि ऑयस्टर्स हो गए, जैसे हम मोती कहते हैं, पर्ल्स कहते हैं, सी पर्ल्स जिसे हम कहते हैं, समुद्री मोती, उसमें देखने को मिलता है। क्लैम्स में, मसल्स में देखने को मिलता है हमें। इसमें शेल्स प्रेजेंट होती हैं, देखिए 2 शेल्स इसमें हैं, तो इसीलिए इसे बाइवैल्व्स भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाइसिस प्रेजेंट होता है, ये आपका रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइसिस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इतना डिफाइंड नहीं है लेकिन यहाँ पे बाइसिस प्रेजेंट होता है, सेंशल टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम बाइवैल्व्स, बाई मीन्स 2 और 2 वैल्व्स। ठीक है। तो यहाँ पे ग्लॉचिडियम लार्वा को जैसे कि मैंने बताया वेलिगर भी कहते हैं। ठीक है। सेकंड नेम है इसका। और ये क्लास पैलिसाइपोडा में देखने को मिलता है। फाइलम क्या होगा, मॉलस्क का। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा यूनियो, यानी कि सीपी जिसे हम कहते हैं। तो यूनियो में हमें क्या देखने को मिला, वेलिगर लार्वा या ग्लॉचिडियम लार्वा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में। तो ट्रोकोफोर लार्वा में सबसे पहले तो नीरिस में मिलता है। ठीक है। ये लार्वा ब्रिज की तरह काम करता है रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री के बीच में। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बायलैटरल सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री से डेवलप होती है। रेडियल एक प्राइमरी सिमेट्री है और बायलैटरल सिमेट्री रेडियल से डेवलप हुई है। तो यहाँ पे जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ट्रोकोफोर लार्वा, इसमें एपिकल टफ्ट्स देखने को मिलते हैं, आई स्पॉट होता है, माउथ आप देख सकते हैं, ये आपका माउथ है। और इंटेस्टाइन की लॉन्ग स्ट्रक्चर जो आप देख रही हैं इंटेस्टाइन है, इसका एनल वजाइकल है, एनस है, टेलोट्रॉक है यहाँ पे। उसके बाद एपिकल ऑर्गन्स हैं, नर्व्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नर्व्स हैं। स्टमक आप देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया है आपके एक्सक्रीशन के लिए। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप ट्रोकोफोर लार्वा में देख सकते हैं जो कि कॉमन होते हैं। अब देखिए ट्रोकोफोर लार्वा मिलता किस में है, तो ये आपका नीरिस में मिलता है और एफ्रोडाइट में, जैसे हम सी माउस कहते हैं, समुद्री चूहा कहते हैं, ये एफ्रोडाइट है। इसमें भी हमें ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे हम वेलिगर लार्वा मैंने दोबारा से इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते रहते हैं। तो वेलिगर लार्वा और ग्लोचिडियम लार्वा एक ही होता है, जैसा कि मैंने बताया अभी। ये किससे डेवलप होता है? ट्रोकोफोर लार्वा से डेवलप होता है। ऐसा माना जाता है कि ये ट्रोकोफोर लार्वा से डेवलप हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसमें ओपर्क्यूलम होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे इसमें वेलम होता है। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको मैं रेड से कलर कर रही हूँ, ये आपका क्या है? वेलम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और इसी की वजह से इसका नाम वेलिगर लार्वा पड़ा है। तो ये वेलम जो होता है वो स्विमिंग के लिए यूज़ होता है और फूड कैप्चरिंग के लिए यूज़ होता है, आप देख सकते हैं। वेलिगर लार्वा जनरली अगर पूछा जाए किस में देखने को मिलता है, तो गैस्ट्रोपॉड्स में, बाइवैल्व्स में और स्कैफोपॉड्स में देखने को मिलता है। तो जनरल स्ट्रक्चर अगर हम वेलिगर लार्वा को देखें तो इसमें एक शेल होती है जो कि विस्ट्रल ऑर्गन्स को सराउंड किए रहती है, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए, सिलेटेड वेलम हो गई, उनको शेल एक तरह से सराउंड की रहती है। जैसे ये देखिए आप, ये आपकी क्या है? ये शेल है, ये देखिए। और ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सराउंड किए, ये डाइजेस्टिव सीकम हो गया आपका, और ये इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, ये सब एकदम सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, इनको सराउंड करके इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और वेलम क्या करता है? स्विमिंग करता है और फूड कैप्चर करके यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलिगर लार्वा मीन्स होता है वेलम बियरर, जो वेलम को बियर कर रहे हैं, जिनके पास वेलम है उन्हें क्या कहते हैं? वेलिगर कहते हैं। तो वेलम किस में यूज़ होता है? स्विमिंग में और फूड कलेक्शन में। उसके अलावा बात करते हैं प्लूटियस लार्वा के बारे में। तो प्लूटियस लार्वा हमें किस में देखने को मिलता है? एक्नोइडिया में। एक्नोइडिया बहुत सुना सुना सा नाम लग रहा होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एरिस्टोटल लांटेन के नाम से एरिस्टोटल लांटेन किस में मिलती है? तो आंसर आपका होता है इक्नोइडिया। ठीक है, सी अर्चिन कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में दे देता है, तो सी अर्चिन में हमें एरिस्टोटल लांटेन देखने को मिलता है। इनका जो माउथ स्ट्रक्चर होता है वो कुछ लांटेन टाइप से होता है, इसी वजह से इनका नाम रखा जाता है इस टाइप से। उसके अलावा कैलकेरियस स्केलेटन इनका होता है, मीन्स कैल्शियम का डिपोजिशन होता है इनके स्केलेटन में बहुत ज़्यादा, और स्पाइंस होते हैं इसके स्केलेटन में, इसके लार्वी में बहुत ज़्यादा स्पाइंस देखने को मिलते हैं। ये आपका देख सकते हैं प्लूटियस लार्वा है सी अर्चिन का। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कैलकेरियस स्केलेटन आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। उसके अलावा इसमें भी कई सारे आर्म्स होते हैं, जैसे कि पोस्टेरोलैटरल आर्म हो गए, पोस्टोरल आर्म हो गए, पोस्टेरोडोर्सल आर्म हो गए, लेफ्ट एक्सोसील, हाइड्रोसील, स्टमक हो गया। बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे प्लूटियस लार्वा ऑफ एक्नोइडिया या फिर सी अर्चिन का। उसके अलावा जो इनका स्केलेटन होता है वो बाई रेफ्रिंजेंट होता है। बाई रेफ्रिंजेंट में जब लाइट रेस में से पास करती है तो दो रेस में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो जब लाइट रे पास करेगी दो रेस में बाइफरकेट हो जाएगी, तो जो पूरा इसका स्केलेटन होगा अगर आप दूर से देखेंगे तो पूरा रेनबो के कलर्स जैसा दिखाई देगा इनका स्केलेटन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोलोटल लार्वा के बारे में। तो एक्सोलोटल लार्वा जो है सैलामेंडर में देखने को मिलता है, तो सैलामेंडर की तरह ये दिख भी रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डल फिन होती है जो कि एक्सटेंडिंग फ्रॉम बिहाइंड फ्रॉम हेड टू द वेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सोलोटल लार्वा है वो सैलामेंडर से कितना रिजेंबल करता हो। तो आप लार्वा देख के कभी कभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसका लार्वा हो सकता है। तो एक्सोलोटल लार्वा आप देख सकते हैं क्यूट सा लार्वा है, लेकिन एडल्ट होने के बाद ये कितना अजीब सा गंदा सा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सोलोटल लार्वा जो होता है वो किसका लार्वा होता है? सैलामेंडर का लार्वा होता है। ये मैंने याद करने के लिए बताया था। उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा के लार्वल फॉर्म्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये आपका फर्स्ट लार्वा जो होता है ऑर्थ्रोपोडा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है नॉप्लियस लार्वा। नॉप्लियस लार्वा किस में देखने को मिलता है? क्रैब्स में, लॉबस्टर्स में, श्रिम्प्स में, बार्निकल्स में। ठीक है, ये आपके क्रैब्स हैं, ये आपके हो गए लॉबस्टर्स, ये आपके श्रिम्प्स, और ये आपके बार्निकल्स। घोड़े के नाल की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, हॉर्स शू शेप्ड इनका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इन्हें बार्निकल्स कहते हैं। ये सारे क्रस्टेशियंस हैं, आप देखिए ये भी क्रस्टेशियन है, ये भी क्रस्टेशियन है, सारे आपके क्रस्टेशियंस हैं जिनमें नॉप्लियस लार्वा मेनली मिलता है। तो आपको अगर क्रस्टेशियंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर आपका पूछा जाए तो क्रैब यानी कि केकड़ा। ठीक है, आपको बोलना है क्रैब में नॉप्लियस लार्वा देखने को मिलता है। अब इसकी सक्सेसिव स्टेजेस होती हैं इसके बारे में, इसलिए मैंने डायग्राम में ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है। मेटानॉप्लियस लार्वा उससे नॉप्लियस से बस थोड़ा सा ही बड़ा होता है। प्रोटोजिया लार्वा, यूफोजिया एक एनिमल होता है, इसमें देखने को मिलता है। जिया लार्वा ये लास्ट लार्वल स्टेज होती है क्रैब की, इसके बाद जो क्रैब बन जाता है।
लार्वा होता है वो नॉप्लियस होता है, उसके बाद जिया लार्वा होता है, उसके बाद जुवेनाइल क्रैब बन जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉप्लियस लार्वा का स्ट्रक्चर। तो ये आर्थ्रोपोडा का है, वो कैसे पता चलेगा, आप स्ट्रक्चर देखिए, एंटेन्यूल है, एंटीना है, मैंडिबल्स हैं, सेफेलोथोरैक्स है, मीडियन आई है, ये सब स्ट्रक्चर देख के ही पता चल रहा है कि ये आर्थ्रोपोडा का लार्वा है। आर्थ्रोपोडा में भी किसका, क्रस्टेशिया का। अब ये देख सकते हैं कि लास्ट लार्वल स्टेज यानी कि जिया लार्वा, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रैब लाइक दिख रहा है, उसके बाद ये क्रैब में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा हेड है, आइज़ है, रोस्ट्रम है, एंटीन्यूल, एंटीना, मैग्जिला, फर्स्ट एंड सेकंड मैग्जिली पीड, थोरैसिक अपेंडेजेस एंड एब्डोमिनल सेगमेंट्स। ये सारे किसके फीचर्स हैं, आर्थ्रोपोडा के ही तो फीचर्स हैं ना। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये कि क्रैब का जो फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है वो आपकी क्या हो गई, नॉप्लियस लार्वा, और क्रैब की लास्ट लार्वल स्टेज क्या हो गई, जिया लार्वा। उसके अलावा कभी कभी कुछ एनिमल्स में जो क्रस्टेशिया के ही जो अदर एनिमल्स हैं क्रैब के अलावा, उसमें क्या होता है, जिया डायरेक्ट क्रैब तो बनेगा नहीं, तो जिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, एलिमा में। ठीक है, जैसे कि स्क्वेला, ये आप देख सकते हैं एलिमा लार्वा स्क्वेला में, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। इसी से तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स बनते हैं ना। जिया अगर क्रैब बना दे तो वो क्रैब बन जाएगा, जिया अगर एलिमा में कन्वर्ट हो जाए तो वो स्क्वेला बन जाएगा। ठीक है, अगर जिया मेगालोपा में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो ये देखिए इस टाइप का एनिमल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स बनते हैं लार्वल के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से। अगर जिया माइसिस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, अगर जिया माइसिस में कन्वर्ट हो जाए तब क्या बनेगा, पीनियस, यानी कि प्रॉन, झींगा मछली जैसे हम कहते हैं। ठीक है, 10 इसमें लेग्स होते हैं, 10 लेग्स होते हैं, सेफेलोथोरैक्स होता है, हेड फ्यूज्ड होता है थोरैक्स से, और कंपाउंड आई होती है, रोस्ट्रम होता है, एंटीना, एंटीन्यूल होता है, टेल्सन होते हैं, प्लियोपॉड्स होते हैं, यूरोपॉड होते हैं। तो ये सब किसका स्ट्रक्चर है, पीनियस का। तो जिया अगर माइसिस में कन्वर्ट हो तो क्या बनाएगा, पीनियस। उसके अलावा एक लार्वल स्टेज जो आर्थ्रोपोडा में और देखने को मिलती है वो है फिलोसोमा। तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप फिलोसोमा का, इसमें भी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन है। ठीक है, बॉडी डिविजिबल होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। एग हैच होकर क्या बनाते हैं, फिलोसोमा, जो कि एक स्पाइनी लॉबस्टर है। ये देखिए कितने सारे स्पाइंस हैं इसके लेग्स में। तो ये स्पाइनी लॉबस्टर होता है और ये इसके लार्वा को क्या कहते हैं, फिलोसोमा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट लार्वा होता है एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा प्रिमिटिव जॉलेस फिशेस में देखने को मिलता है, जैसे कि पेट्रोमाइजोन, जैसे हम लैम्प्रे भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जो जॉलेस फिशेस होती हैं वो ए ग्नैथा में आती हैं। ठीक है, ए ग्नैथा, ए लगा हुआ है यानी कि एब्सेंट, और ग्नैथा लगा हुआ है इसका मतलब विदाउट जॉज। तो बिना जबड़े की जितनी भी प्रिमिटिव फिशेस होती हैं वो ए ग्नैथा में आती हैं। तो ये जो जॉलेस फिश है लैम्प्रे, जिसे हम पेट्रोमाइजोन कहते हैं, किस में आएंगी, ए ग्नैथा में आएंगी, और इसके लार्वा को हम क्या कहते हैं, एमोसीट लार्वा कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं विदाउट जॉज ये फिशेस हैं, इसमें गिल स्लिट्स होते हैं, इंटेस्टाइन होता है, नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन ये प्रिमिटिव फिशेस होती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं डाइप्लूरुला लार्वा के बारे में। तो ये एक हाइपोथेटिकल लार्वा है, ये रियल लार्वा नहीं इमेजिनरी लार्वा है, और इसका आप रिकंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है बहुत से साइंटिस्ट द्वारा। तो यहाँ पे जो डाइप्लूरुला लार्वा ऐसा माना जाता है कि एंसेस्ट्रल लार्वल फॉर्म है, ये एंसेस्ट्रल लार्वल फॉर्म है स्टार फिशेस की, कुछ अम्बुलैक्रेरियंस की, जिसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। तो जो प्रिमिटिव अम्बुलैक्रेरियंस हैं उनमें डाइप्लूरुला लार्वा देखने को मिलता है, जो कि एक हाइपोथेटिकल लार्वा, इमेजिनरी लार्वा है। फिर है प्लेन्यूला लार्वा। अब इसमें क्या होता है, ये हाइड्रा में देखने को मिलेगा, जेलीफिशेस में है, कोरल्स है, ओबेलिया है जिसे हम सी फर कहते हैं, सी एनिमोन है, इन सब में देखने को मिलेगा। ये एक क्रॉलिंग लार्वल स्टेज होती है, मतलब रेंगती हुई होती है। आप देख सकते हैं इसमें कोई अपेंडेजेस या फिर इसमें कोई आर्म्स तो है नहीं, सब एब्सेंट है। इसमें ये दिख रहे हैं आपको जो स्पाइंस दिख रहे हैं सीलिया लाइक, इसकी वजह से ये रेंगता है। ठीक है, तो ये क्रॉलिंग लार्वल स्टेज है प्लेन्यूला लार्वा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रा में मिलती है यानी कि नाइडेरिया में मिलती है। उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एफाइरा लार्वा, जो कि जेलीफिशेस में देखने को मिलता है। ये स्काइफिस्टोमा से डेवलप होता है, ये इससे डेवलप होता है। एफाइरा लार्वा किससे डेवलप होता है, स्काइफिस्टोमा से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम में हाइड्रेटुला को हटा देते हैं, हाइड्रेटुला को हटा देते हैं और पूछते हैं स्काइफिस्टोमा डेवलप होकर किस में कन्वर्ट होता है, तो एफाइरा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो स्काइफिस्टोमा
से डेवलप होता है आपका एफाइरा, और लास्ट स्टेज है। इसके बाद क्या होता है, मेड्यूसा डेवलप हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि नाइजीरियंस में 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है फीडिंग ज़ूगॉइड होता है, और मेड्यूसा होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ज़ूगॉइड होता है। उसके बाद फिर क्या बनता है, एडल्ट बनता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लेन्यूला लार्वा हमें किस में देखने को मिलता है, नाइजीरियंस में। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर प्लेन्यूला लार्वा का। तो जेली फिशेस में जो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे इसमें मिलते हैं। जैसे कि आपके रोपैलियम हो गया जो जेली फिश में देखने को मिलता है, लैपिड्स है, मैन्यूब्रियम है, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स है, मार्जिनल लोब है। तो ये सारे स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलता है, जेली फिशेस में। तो ये सारे स्ट्रक्चर लार्वा में भी मिलता है। लार्वल स्टेजेस, अगर प्लेटफॉर्म्स के लार्वल स्टेजेस के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हेक्साकैंथ होता है। ऑन्कोस्फीयर्स भी कभी कभी इसको कह देते हैं, लेकिन ऑन्कोस्फीयर से ही हेक्साकैंथ डेवलप होता है। कभी कभी इसको सिनोनिमसली यूज़ करते हैं। उसके अलावा माइरेसिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये इसी क्रम में होते हैं। ये क्रम आपको नहीं भूलना है कि कहाँ से कहाँ होता है। तो ये ऑर्डर नहीं गड़बड़ाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हेक्साकैंथ लार्वा के बारे में। तो हेक्साकैंथ इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 6 हुक्स इसमें होते हैं। ठीक है, 6 हुक्स होते हैं इसमें। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 6 हुक्स है, इसीलिए इसके का नाम क्या है, हेक्सा। ठीक है, हेक्साकैंथ लार्वा किसका है, टीनिया का, जिसे हम टीनिया सोलियम कहते हैं, यानी कि फीता क्रेमी टेप वॉर्म जिसे आप कहते हैं वो। इसमें क्या मिलता है, हेक्साकैंथ लार्वा मिलता है, जिसे हम ऑन्कोस्फीयर्स कहते हैं। हेक्साकैंथ फिर किस में डेवलप होता है, सिस्टिक सर्कल्स में डेवलप होता है, जो कि पिग्स में क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स में देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि टीनिया सोलियम जो होता है उसके 2 होस्ट होते हैं, एक मैन और दूसरा पिग। तो मैन क्या होता है, प्राइमरी होस्ट, और पिग क्या होता है, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट या फिर डेफिनेट होस्ट, बहुत सारे नाम होते हैं। तो पिग्स में वॉलेंट्री मसल्स में आपके क्या मिलता है, सिस्टिक सर्कल्स मिलता है। अब यहाँ पे पॉट टेपवर्म लिखा है। पॉट टेपवर्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टूल में, फीसेस में देखने को मिलता है, इस वजह से इसको पॉट टेपवर्म कहा जाता है। ह्यूमन की इंटेस्टाइन का ये एंडोपैरासाइट है। ठीक है, ये एक तरह से परजीवी है मनुष्य की आंतों का। ये एंटर करता है पिग में। जब पिग्स क्या होती है ना, कूड़े कचरे पर मतलब रिलाई करती हैं, कूड़े कचरे पर जो खाना होता है उसको खाती हैं, या फिर ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को खाती हैं, तो उसमें ऑन्कोस्फीयर्स होते हैं। ठीक है, फिर ऑन्कोस्फीयर्स पिग्स की बॉडी में चले जाते हैं और वहाँ पे इसके इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बाइल जो इसके बाइल जूसेस होते हैं उससे इसकी जो शेल होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और यही ऑन्कोस्फीयर फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेक्साकैंथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हेक्साकैंथ लार्वा फिर किस में कन्वर्ट होता है, सिस्टिक सर्कस में। आप देख सकते हैं ऑन्कोस्फीयर पिग ने कंज्यूम किया, उसकी शेल डिज़ोल्व हुई, तो किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्साकैंथ में। फिर हेक्साकैंथ किस में कन्वर्ट हुआ, सिस्टिक सर्कस में। पिग्स के ऐच्छिक मांसपेशियों में ये सिस्टिक सर्कस मिलता है, और जब पिग्स को कंज्यूम करता है तो ये सिस्टिक सर्कस उनकी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको मीजली पॉर्क कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ सिस्टिक सर्कस इन फ्लैश ऑफ पिग के मांस में जो सिस्टिक सर्कस मिलता है उसको अगर ह्यूमन कंज्यूम कर ले इसीलिए इसको मीजली पॉर्क कहा जाता है। माइरेसिडियम लार्वा जो सेकेंड लार्वा स्टेज थी, माइरेसिडियम सीलिएटेड नॉन फीडिंग लार्वा होता है प्लेटफॉर्म्स का, और फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, एग शेल से रिलीज़ हो जाता है ऑपरकुलम के थ्रू, और एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है। ये फैशुला हेपाटिका में देखने को मिलता है, जिसे हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं। ये भी पैरासाइट है, पैरासिटिक ट्रोमेटोड है। ठीक है, इसे लिवर फ्लूक कहते हैं, और इसके भी 2 होस्ट होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके भी 2 होस्ट होते हैं। उसके बाद माइरेसिडियम स्पोरोसिस्ट किस में डेवलप होता है, माइरेसिडियम में। ठीक है, अरे सॉरी माइरेसिडियम किस में कन्वर्ट होता है, स्पोरोसिस्ट में। उसके बाद ये किस में मिलता है, लिवर फ्लूक में मिलता है, जो कि एक पैरासिटिक ट्रोमेटोड है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस का। ठीक है, उसके बाद रेडिया आता है। रेडिया भी लिवर फ्लूक में मिलता है और स्पोरोसिस्ट के अंदर डेवलप होता है। सर्केरिया किससे डेवलप होगा, रेडिया से, क्योंकि ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर आपको नहीं भूलना है। सर्केरिया के बाद आता है मेटासर्केरिया, तो ये किससे डेवलप होगा, सर्केरिया से। ठीक है, तो ये टेल लेस एंसेस्टेड लार्वा है, इसमें टेल एब्सेंट होती है। ये भी डाइजेनेटिक मतलब होता है
जिस एनिमल के दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट, उसको डाइजेनेटिक कहते हैं। उसके बाद ट्रिमेटोड यानी कि लीवर फ्लूक जिसमें आता है उसमें देखने को मिलता है। उसके अलावा इन्फेक्टिव विच इज़ इन्फेक्टिव फॉर द डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है। मेटासर्केरिया सेकेंडरी होस्ट कंज्यूम करता है। It is found in contaminated water, typically stuck to the water plants or potentially floating in the water. तो ये कहाँ मिलता है? contaminated जो आपके गंदे पानी में या फिर stuck water plants जो होते हैं उसी में फंसा हुआ या फ्लोट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो माइरेसिडियम लार्वा के बारे में हमने बुक से कंटेंट लिया है। तो माइरेसिडियम लार्वा स्नेल को अफेक्ट करता है, ठीक है, और स्पोर सिस्टम में डेवलप होता है। उसके बाद माइरेसिडियम अगर देखें तो फर्स्ट लार्वल स्टेज है, ये देखिए हम, माइरेसिडियम स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, ये फिर रेडिया में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद सर्केरिया में, फिर मेटासर्केरिया में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी होस्ट में कौन इन्फेक्शन करता है तो मेटासर्केरिया, ठीक है। ये देखिए मेटासर्केरिया लार्वा इंजेस्टेड बाय प्राइमरी होस्ट और शीप। तो यहाँ पे लिवर फ्लूक के दो होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट इसका होता है शीप और सेकेंडरी होस्ट इसका होता है स्नेल, ठीक है। तो मेटासर्केरिया किसको अफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली शीप को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब एस्केलमेंथेस के लार्वल स्टेजेस के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है रैप्टिफॉर्म लार्वा। ये निमेटोड यानी कि राउंड वर्म का लार्वा है, एस्कैरिस का यानी एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइडिस का। अगर इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम देखें तो जब हम जैसे खेतों में जाते हैं या फिर किसी लैंड एरिया पे जाते हैं नंगे पैर, तो वहाँ पे लार्वा होते हैं इसके, जो सॉइल के थ्रू हमारे पैरों में एंटर कर जाते हैं और पूरा वेन्स के थ्रू, वेनस सिस्टम के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं। लंग्स में पहुंचने के बाद ये हमारे जीआईटी में पहुंचते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहुंचते हैं और वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये रैप्टिफॉर्म लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि फिर स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे दो रास्ते होते हैं इसके पास, ये तो या तो फिर ये मेल और फीमेल में कन्वर्ट होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फाइलेरी फॉर्म लार्वी बना दे, या तो फिर ये डायरेक्ट ही फाइलेरी फॉर्म लार्वी बनाए और फिर से यही इसकी लाइफ साइकिल चलने लगे। दूसरा इसके पास, तीसरा इसके पास ऑप्शन रहता है कि ये फाइलेरी फॉर्म लार्वी में खुद से ही कन्वर्ट हो जाए और ये लंग्स में फिर से वेन्स के थ्रू एंटर कर जाए, और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑटो इन्फेक्शन, ठीक है। ऑटो इन्फेक्शन कभी कभी पूछा जाता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ये रैप्टिफॉर्म लार्वा है, ये खुद से ही माइक्रोफाइलेरी में लार्वा में कन्वर्ट होके ऑटो इन्फेक्शन करा दिया। इस वजह से क्या होता है कि फिर से इन्फेक्शन हो जाता है। इसी को पेट का कीड़ा कहा जाता है, आंतों का कीड़ा कहा जाता है, केचुआ जैसे हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो ये रैप्टिफॉर्म लार्वा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे लार्वल स्टेजेस के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट बात किया। द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम अदर टॉपिक। अंटिल दैट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।